आइए अब देखते हैं केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सचिव अविनाश जोशी से डीडी न्यूज की विशेष बातचीत। भारत आज खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज जिस तरीके से खाद्यान्न का देश के अंदर प्रसंस्करण किया जा रहा है, उसके बाद अब भारत का जो खाद्यान्न है वो दुनिया की जरूरतों को भी पूरा कर रहा है। लेकिन कुछ चुनौतियां अभी भी हैं और उन चुनौतियों से निपटने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय काफी तेजी से काम कर रहा है, नई नई तकनीकों का उपयोग कर रहा है। क्या कुछ है, इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान हैं। जी हां, आज हमारे साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सचिव अविनाश जोशी साहब हैं। सर, बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत है दूरदर्शन न्यूज में आपका। धन्यवाद। आपका मंत्रालय तो काफी आजकल सुर्खियों में है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं वो वैल्यू एडिशन की बात करते हैं, खाद्यान्न की बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज उत्पादन के क्षेत्र में देश जहां खड़ा है, ऐसे में दुनिया के दूसरे देशों को भी काफी उम्मीदें हैं। क्या कुछ आप इस क्षेत्र में कर रहे हैं? धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि अगर हम अपने देश की बात करें, भारत की बात करें, तो कोई भी अगर हम प्रोडक्शन की बात करते हैं, खाद्यान्न की हो, फ्रूट्स की हो, वेजिटेबल की हो, फिशरीज़ की हो, उसमें भारत आप देखिएगा या तो पहले स्थान पे है या दूसरे पे है या इनवेरिएबली फर्स्ट 5 में है। तो हम प्रोड्यूस तो बहुत सारा करते हैं और हमारे यहाँ डिमांड भी है, पर उसका जो प्रसंस्करण होता है, जो उसको खाद्य को जो प्रोसेस करने की बात है, वो हमारे यहाँ शुरू हुआ है, अच्छे लेवल पे चल रहा है, बट अभी उसमें बहुत स्कोप है। प्रोसेसिंग लेवल को कैसे बढ़ाया जाए, इस बारे में हमारा मंत्रालय कुछ स्कीम्स द्वारा, कुछ पॉलिसी इंटरवेंशन द्वारा हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको बढ़ाया जाए, ताकि वैल्यू एडिशन जो हो वो हमारे देश में हो। वैल्यू एडिशन के साथ जो हाइजीनिक है, जो आपका स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, वो फॉलो अप करके जो प्रोडक्शन हो। और आज हम देखते हैं कि बहुत सारे यूनिट्स बहुत बढ़िया, और पैकेजिंग जब से इम्प्रूव हुआ है तब से हम लोग जो प्रसंस्करण है उसको भी एक बहुत अच्छी नई गति मिली है। और दूसरी जो आपने बात कही कि दूसरे देशों को भी हम लोग खाद्यान्न या प्रसंस्करण किया हुआ खाद्य अवेलेबल कराएं, तो जैसे 2013-14 की अगर मैं बात करूं, तो तब हमारे देश से जो एग्री एक्सपोर्ट होता था, एग्रीकल्चर रिलेटेड, उसका 12-13% होता था प्रसंस्करण किया हुआ या प्रोसेस फूड। आज वो बढ़ के 24% हो गया है 10 साल में। तो इसका मतलब कि जो हम पहले रॉ मटेरियल भेज देते थे, उसको हम हमारे देश में प्रोसेस कर रहे हैं और उसको फिर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वैल्यू एडिशन की तो बिल्कुल आपने बात की, और वैल्यू एडिशन के माध्यम से ही शायद आज किसानों को उनके उत्पादों का अच्छा दाम भी मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है गुणवत्ता की, और जब हम वैश्विक स्तर की बात करते हैं, निर्यात की बात करते हैं, तो गुणवत्ता काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे में गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए, उसकी मॉनिटरिंग के लिए आपका मंत्रालय और विभाग क्या कुछ कर रहा है? जहाँ तक गुणवत्ता की बात करें हम लोग, तो एक तो हमारे यहाँ रेगुलेटर है खाद्यान्न को लेके, फूड प्रोसेसिंग फूड के लिए FSSAI जो है वो रेगुलेटर है। तो वो जब भी कोई लाइसेंस देता है तो उसकी सारी प्रोसेस वो देखता है, और उसके बाद ही उन मानकों को जब आप अचीव करते हैं तभी आपको लाइसेंस मिलता है, नंबर 1। नंबर 2, जब आप कोई भी खाद्यान्न या उसका प्रोसेस फूड जब आप निर्यात करते हैं, तो हमारे कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, और जो इंपोर्टिंग कंट्रीज है उनके भी स्टैंडर्ड है। कहीं वो कोडेक्स फॉलो करते हैं, कहीं उनके अपने मानक होते हैं। तो आप जब तक उन मानकों पे खरे नहीं उतरते तब तक आपका एक्सपोर्ट नहीं हो सकता। तो इसके बारे में हम लोगों ने देश में पिछले गत वर्षों में बहुत सारी फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज बनवाई हैं, और क्वालिटी को लेके कॉन्शियसनेस क्रिएट करने की हमने कोशिश की है। फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी जो है, जो FTL हम बोलते हैं, ये फूड क्वालिटी को एंश्योर करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जरिया है। और हमारे मंत्रालय की तरफ से हम लोग पिछले कुछ सालों से एक स्कीम चला रहे हैं, जिसमें हम लोग फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी को सपोर्ट करते हैं, वित्तीय सहायता देते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने तकरीबन 200 फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी हमारी स्कीम से एस्टेब्लिश की है। और अभी जो जुलाई में एक कैबिनेट ने अनुमति दी थी, उसके हिसाब से हम लोग 100 नए फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी का हम लोग EOI हमने किया है। और इसकी जो स्कीम है उसमें आपको, आप जो इन्वेस्टमेंट है उसका 35% या 5 करोड़, वहाँ तक का हम फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देते हैं फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी लगाने के लिए। और ये जो 100 लेबोरेटरी हम लगाएंगे,
उसमें इस बार हम लोग सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में ही करना चाहते हैं और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की मिनिमम NABL एक्रेडिटेशन हो, उस तरह की लेबोरेटरी एस्टेब्लिश हो, ताकि जब वो कोई भी स्टैंडर्ड, कोई भी क्वालिटी को चेक करते हैं तो उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। आपने जो बात की, जो एक नई तकनीक है जिसे आप इरेडिएशन टेक्नोलॉजी बोल रहे हैं, इससे शेल्फ लाइफ बढ़ती है, खासतौर से फलों की और सब्जियों की अगर बात करें तो। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि जो आपने अभी कहा कि आपका मंत्रालय शुरुआत कर रहा है कि लैब की जो संख्या है वो देश भर के अंदर उसको फैला दिया जाए, तो उसके लिए आप कैसे प्रोत्साहन दे रहे हैं? आप क्या इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी मदद कर रहे हैं? अभी तक जो हमारी लैब की स्कीम थी उसमें प्राइवेट सेक्टर वाले भी आते थे और सरकारी या कोऑपरेटिव्स या APMC जो होती है वो भी आती थी। अभी जो जुलाई में जो कैबिनेट ने एक योजना मंजूर की है, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना था कि हम लोग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की लैब्स बनाएं और ये जो है लैब वो किसी के उसमें ना आए, वो अपना इंडिपेंडेंटली काम करे और जो है उसी को बताएं। तो इसमें जो नई स्कीम जो हम अभी, जिसका हमने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अभी पिछले सप्ताह ही फ्लोट किया है, उसमें हम लोग 100 नंबर ऑफ फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी को लगाने के लिए EOI इनवाइट कर रहे हैं, लोगों से एप्लीकेशंस मंगवा रहे हैं। ये जो स्कीम है उसमें बेसिकली NABL या उससे ऊपर के स्टैंडर्ड की सर्टिफाइड लैब्स को ही हम मंजूरी देंगे। तो जो आप गुणवत्ता की बात कर रहे हैं, तो गुणवत्ता को हम इंश्योर करने के लिए ये कोशिश करेंगे कि ये जो लैब एस्टेब्लिश होती है उनके पास अद्यतन मशीनरी हो, अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो, और इसको जब आप यूज़ करें तो ये लैब से मतलब कोई वहाँ पे गड़बड़ ना हो। तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर में ही ये जो 100 लैब्स होगी उसको हम एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। और जब हम देश की बात करते हैं तो कुछ इलाकों में, कुछ रीजन्स में, कुछ क्षेत्रों में लैब की संख्या अच्छी है, जैसे उत्तर पूर्व या पूर्व में आप देखें तो लैब की संख्या कम है। तो मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि लोग आएँ आगे और ये लैब लगाएं। और ये लैब की एक चीज़ और है कि इसको आपको ब्रेक इवन पे लाने के लिए 100% पे काम नहीं करना है, 35-40% पे भी अगर आप काम करते हैं कैपेसिटी के, तो आपका ब्रेक इवन आ जाता है। चलिए, ये तो गुणवत्ता की बात रही और आप और आपका मंत्रालय काफ़ी कुछ इसमें कर रहा है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है, जब भी खाद्यान्न की बात आती है, रोटी की बात आती है, तो महिला अपने आप में याद आती है। हम घर में अगर खाने की बात करें तो महिला को कैसे भूल सकते हैं। आप क्या कुछ ऐसा कर रहे हैं कि महिलाओं की भागीदारी इस सेक्टर के अंदर बढ़े, खास तौर से प्रसंस्करण की बात करें? आपने बहुत सही बात कही है। एक ये जो हम फूड प्रोसेसिंग की जब बात करते हैं तो फूड प्रोसेसिंग में, खाद्य प्रसंस्करण में हमारे देश में तकरीबन 25 लाख यूनिट है। 25 लाख यूनिट की अगर मैं बात करूं तो उसमें से 50,000 जो है वो ऑर्गेनाइज्ड या फॉर्मल सेक्टर में है, ऑलमोस्ट 98% इनफॉर्मल सेक्टर में है। और जब हम इनफॉर्मल सेक्टर की बात करते हैं तो उसमें बहुत एक बड़ी भागीदारी महिलाओं की है। जैसे आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात कही, तो हमारे जो मैक्सिमम सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो महिलाओं के हैं। और एक जो हमारी स्कीम है प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेस, उसमें हम महिलाओं को, खास करके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को इसमें सपोर्ट करते हैं, जो खाद्यान्न में या खाद्य प्रसंस्करण में काम करती हैं। उनको हम वित्तीय सहायता देते हैं, उनको हम कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए सहायता देते हैं, उनको हम ब्रांडिंग में और मार्केटिंग के लिए भी मदद करते हैं। जैसे पिछले आपने देखा होगा सितंबर में जो वर्ल्ड फूड इंडिया हुआ था, उसमें पूरा PMFME का एक पेविलियन था और वहाँ पे छोटे छोटे उद्योगों ने, छोटी छोटी महिलाओं की ग्रुप ने इतना अच्छा प्रोडक्शन, इतना अच्छा क्वालिटी प्रोडक्शन दिया है कि वो देख के हमको सही में गर्व की अनुभूति होती है। तो कुल मिला के हम अगर बात करें खाद्य प्रसंस्करण की, आज भारत की अगर हम बात करें तो प्रसंस्करण के क्षेत्र में आज कितना आगे बढ़ चुका है, वैश्विक तौर पर अगर हम कंपैरिजन करें उसके मुकाबले आज हम कहाँ खड़े हैं और संभावनाएं कितनी है इस क्षेत्र के अंदर? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये क्षेत्र में संभावनाएं अपार है, अपार संभावना है। क्योंकि भारत में जो एक हमारा अनुमान है, हम लोग तकरीबन 12% जो हमारा फूड है उसको प्रोसेस करते हैं। 88% हम रो में या धो के साफ करके खाते हैं। तो ये जो 12% है वो वैश्विक स्तर की तुलना में, पश्चिमी देशों को तो आप छोड़ दीजिए, US वगैरह को छोड़ दीजिए, इवन थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम, उसमें भी ये स्तर 25 से लेकर 50% तक है। तो ये हमारे यहाँ ये एक स्कोप है कि जो हमारा प्रोसेसिंग लेवल है उसको हम बढ़ा सकते हैं। अब प्रोसेसिंग लेवल क्यों बढ़ाना चाहिए, क्यों बढ़ेगा? जैसे हम देख रहे हैं कि शहरीकरण हो रहा है, हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं। तो जो पुराना जो कंसेप्ट था कि घर में 3
टाइम गर्म खाना बन रहा है वो तो आज चेंज हो रहा है। लोगों की फूड हैबिट्स चेंज हो रही है। लोग सिंस सब काम कर रहे हैं उनके पास खाना पकाने के लिए या उसमें समय देने के लिए समय नहीं है। तो जब हम प्रोसेसिंग का लेवल बढ़ाएंगे तो एक तो आपका जो फार्म लॉस, जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस है, उसको हम बहुत अच्छी तरह से उसको हम लोग आंसर कर रहे हैं। क्योंकि पोस्ट हार्वेस्ट लॉस क्या होता है, बहुत बार जैसे बम्पर क्रॉप हो गई, टमाटर की हम सुनते आए हैं कि प्याज की बहुत बम्पर क्रॉप हो गई, उसके जब मिनिमम भाव भी नहीं मिल रहे हैं तो लोग उसको वेस्ट कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं। पर जब हम उसको प्रसंस्करण कर सकते हैं तो ये फैसिलिटीज़ जैसे कोल्ड स्टोरेज हो गया, जैसे आपका फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लग गए, तो ये सारा जो रॉ मटेरियल है उसको हम लोग मतलब बेसिकली उसको प्रोसेस करके उसकी शेल्फ लाइफ हम बढ़ा सकते हैं। कुल मिलाकर जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो प्रसंस्करण की योजनाएं हो, वो सारी किसानों से जुड़ी हुई हैं और खासतौर से छोटे किसानों से। हम जानते हैं सर कि एक समय ऐसा भी था जब हम अखबारों में और मीडिया की सुर्खियों में पढ़ते थे कि किसान को उसकी फसलों का, उसके उत्पाद का दाम नहीं मिलता। तो आप इस बात को आज कहना चाहते हैं देश के किसानों से कि प्रोसेसिंग एक वो माध्यम है जिसके माध्यम से आपकी जो फसल का दाम है वो कई गुना ना सिर्फ बढ़ सकता है बल्कि उसकी मांग भी बढ़ सकती है। आपने एक बहुत ही अच्छी बात कही है और इसमें हम लोग तो हमारी आंखों के सामने देख रहे हैं। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा था, जैसे प्याज का प्रसंस्करण का एक पूरा क्लस्टर हमने गुजरात में डेवलप हुआ है। तो अब क्या है, जहाँ भी प्याज की कहीं बम्पर क्रॉप हुई तो उसको फेंकना नहीं, उसको पता है कि वहाँ जाऊँगा तो मेरा प्याज जो है उसको प्रोसेस हो जाएगा और वहाँ उनको प्याज प्रोसेस करने के लिए उनकी एक कैपेसिटी है, उनको उतना प्याज चाहिए। तो ये दोनों विन विन सिचुएशन है। तो जब आप किसानों को भी मैं कहना चाहूँगा कि जब ऐसे बहुत सारा हमारे यहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होता है, चिप्स वगैरह के लिए, वेफर्स के लिए, आपका ये पोटैटो के जितने प्रोडक्ट होते हैं, तो उसमें किसानों को एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो चाहे सरकार दे चाहे कोई कंपनी दे, वो एक तय हो जाता है। तो ये जो किसान के मन में जो अनिश्चितता है अपने प्राइसिंग को लेके, उसको बहुत हद तक मुझे लगता है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री उसको टैकल कर सकती है। चलिए, मेरा एक अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है और मैं चाहता हूं कि आप जो है ना इस भ्रम को भी दूर करें। एक सबसे बड़ा भ्रम है कि प्रोसेसिंग जो फूड की हो जाए तो उसकी गुणवत्ता खराब हो जाती है, उसके न्यूट्रिशंस वैल्यू जो है वो खत्म हो जाती है। तो आप क्या इस बात को हमारे दर्शकों से शेयर करना चाहेंगे कि प्रोसेस्ड फूड जो है वो सेफ है? मैं निश्चित रूप से कहना चाहूँगा कि एक जो हमारे यहाँ जो मतलब जो इस क्षेत्र का व्यक्ति नहीं है और एक जो कही सुनी बातों पे कहता है कि प्रोसेस फूड खराब है या प्रोसेस फूड जंक फूड है, तो ये भ्रांतियों को तोड़ने की बहुत ज़रूरत है। ये जो मिथ्स क्रिएट हुए हैं उसको तोड़ने की बहुत ज़रूरत है। जैसे आज मैं आपसे बात करूं, जब भी आप प्रोसेसिंग करते हैं, जैसे नमक की बात करें, नमक में जब से हम लोग प्रोसेस करने लगे उसमें हम आयोडीन का फोर्टिफिकेशन करने लगे। इसी तरह चावल की बात करें तो फोर्टिफाइड चावल आ जाता है। तो जब तक आप प्रोसेसिंग करते हैं तो उसमें ये होता है कि आप रिस्पॉन्सिबली प्रोसेसिंग करें, नंबर 1, और उसमें जो न्यूट्रिशन है उसमें आप कुछ न्यूट्रिशन ऐड करें, और दूसरा जो उनका नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है उससे हम छेड़छाड़ ना करें। दूसरी एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जब से पैकेजिंग की क्वालिटी ठीक हुई है, पहले बहुत सारे आपको मतलब शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए केमिकल्स, इमल्सिफायर्स वगैरह यूज़ करने पड़ते थे, किंतु आज जो पैकेजिंग हमारा क्वालिटी अच्छी हुई है उसके चलते, या जो आप वैक्यूम पैक होने लगा, डिहाइड्रेट होने लगा, उसमें आपको कोई केमिकल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है और केमिकल यूज़ होता भी नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी कहना है कि भाई तेल की खपत, आप तेल का जो उपयोग करते हैं आप 10% कम कर दीजिए, तो वो हेल्दी हैबिट है। आजकल हमारे यहाँ बिना तेल के रोस्टेड, बेक्ड, इस तरह के रेडी टू ईट आने लगे हैं। पहले जो पूरा तला हुआ मिलता था उसके बहुत सारे ऑप्शन सब अवेलेबल हैं। तो जब हम एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा हमारे सारे प्रोसेसर्स को, कि जब हम प्रोसेस करते हैं कोई भी चीज़ तो उसको हम रिस्पॉन्सिबली करें, उसमें हम अननेसेसरी उसको मतलब जो भी ज़्यादा फैट है, ज़्यादा शुगर है या केमिकल का मिनिमम या यूज़ ना करें, और आजकल की जो टेक्नोलॉजी है वो उसको अलाउ करती है। तो कुल मिलाकर प्रसंस्करण के क्षेत्र में आज जो अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं उन पर जो है भारत जो है खरा उतर रहा है, और इसी वजह से लगातार भारत के जो खाद्यान्न उत्पाद हैं उनकी वैश्विक तौर पर मांग भी लगातार बढ़ रही है। आज इतना ही, और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़।